केदारनाथ की जंग, जनता किसके संग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। केदारनाथ में मतदान खत्म हो चुका है, बारी है परिणाम की, उस जनादेश की जिसके लिए पार्टियों ने धुआंधार प्रचार किया, जिसके लिए सभी रात दिन लगे रहे। बीजेपी ने सारी ताकत झोंकी ताकि जीत उनके पाले में आए। जाहिर सी बात है, ये मेहनत इसलिए क्योंकि अयोध्या और बद्रीनाथ में हुए चुनाव के बाद सबकी नजर केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए केदारनाथ उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। सवाल है कि क्या अब भी बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड काम कर रहा है या फिर नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस चुनाव को जीतकर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन फिर से वापस करना चाहती है। यही वजह है केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आई थी। आज मतदान भी खत्म हुआ। मतदान खत्म हुआ तो अब लोग परिणाम का इंतजार करने लगे। केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस जो जीत के दावे कर रही है, उस पर मुहर भी लग गया। अब नतीजे की बारी है, यानी कि 23 नवंबर का इंतजार जनता कर रही है और जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से तमाम दाव लगाए गए, तमाम वादे किए गए, चुनावी वादे किए गए। आखिरकार अब जनता ने किस पर भरोसा जताया है, जनता के मन में क्या है और किस पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करती है, वो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ चुनाव के दंगल में किसका होगा मंगल? जी हाँ, 90,000 से ज्यादा वोटरों ने बीजेपी कांग्रेस के साथ 6 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। केदारनाथ विधानसभा की जनता सुबह 7 बजे से वोटिंग कतार में लग गई थी और लोकतंत्र के त्योहार में अपने वोट की आहुति दी। पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी जहां डबल इंजन सरकार के फायदे गिना रही थी, तो वहीं कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को ही चुनावी हथियार बनाकर सत्ताधारी दल पर जुबानी तीर चला रही थी। मगर केदारनाथ की जनता में महिला वोटर सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका अदा करेंगी। ऐसे में केदारनाथ की मातृशक्ति ने किसे वोट दिया, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। केदारनाथ का चुनाव बीजेपी के लिए जीतना कितना जरूरी है, इसका आकलन इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने 5 कैबिनेट मंत्री, 40 स्टार प्रचारक और 200 से ज्यादा पदाधिकारी केदारनाथ के चुनावी रण में उतार दिए। पार्टी संगठन के साथ साथ सरकार के हर छोटे बड़ा नेता केदारनाथ में कैंप करता हुआ दिखाई दिया। मगर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों को उम्मीद है कि केदारनाथ की आवाम ने उन्हें ही आशीर्वाद दिया है। वो कुछ भी कहे, तो हम जो कह रहे हैं हम सच कह रहे हैं। वो लगातार झूठ बोलते रहे, जनता को गुमराह करते रहे। पिछले दिनों में जिस तरह से उन्होंने वहाँ का वातावरण खराब करने की कोशिश की है, माहौल को बदलने की कोशिश की है, लेकिन जनता ने फैसला किया है और मुझे विश्वास है कि एक निर्णायक फैसला इस चुनाव में केदार पार्टी की जनता करेगी। कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान में नीचता की हर हदें उन्होंने पार की, लेकिन जनता बहुत समझदार है और केदारनाथ की जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति और हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो विकास के काम वहां किए गए हैं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो वहां काम किए गए हैं, उसके प्रति जो इस प्रकार से उनका उत्साह था, तो ये निश्चित है कि केदारनाथ की जनता विकास को तरजीह देगी और दुष्प्रचार और भ्रामक प्रचार और नीचता की हर हदों को पार करने वाली कांग्रेस को कड़ा जवाब देगी। चुनाव में सभी प्रत्याशी अपने अपने वायदे गिना रहे थे, लेकिन जनता ने उन वादों को परख कर अपना वोट ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन इन सबके बीच निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव के पूरे समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। खैर, जो भी हो, जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है, अब 23 तारीख को पता चल जाएगा, जब नतीजे सबके सामने आएंगे। मगर केदारनाथ का उपचुनाव सिर्फ सूबे की ही नहीं बल्कि देश की सियासत पर भी असर डालेगा, ये तय है। अबे कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे सिर्फ सूबे की सियासत पर असर डालते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि देश की सियासत पर भी असर डालेंगे। खासतौर पर अयोध्या में बीजेपी को मिली हार के बाद केदारनाथ का चुनाव भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी ये नाक और साख का सवाल है।
चर्चा की शुरुआत करेंगे। अपने खास मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा की। गरिमा दसौनी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। नीरज कोहली हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले सुनीता जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सुनीता जी, मतदान खत्म हो गया, अब मतगणना की बारी है। बिल्कुल, देखिए केदारनाथ की देवतुल्य जनता और विशेषकर महिलाओं के ने जिस उत्साह के साथ आज इस उत्सव को मनाया है, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं उन सभी मातृशक्ति को बार बार नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि केदार घाटी की जनता ने जिस उत्साह से सुबह से लेकर 5 बजे तक आप देख रहे हैं कि प्रत्येक बूथ पे, प्रत्येक बस्ते पे हमारी जिस प्रकार की भीड़ थी, उससे साफ जाहिर होता है कि वहां की जनता हमारे माननीय केदारनाथ में जीत सुनीता जी और हार दोनों ही बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर बहुत बड़ा संदेश जाएगा देश की सियासत में अयोध्या में मिली हार के बाद। देखिए, आप लोग रिलेट कर सकते हैं अयोध्या की हार। हम रिलेट कर सकते हैं, क्यों? विधानसभा वहां से सुनीता जी, आप रिलेट नहीं कर पा रही हैं क्या? हमारे विधायक अयोध्या से विधायक है, तो ये कह देना कि एक सांसद ही जाने से अयोध्या जीत ली, तो इस खुमार से बाहर निकलना चाहिए सबको। और दूसरी बात, जो बद्रीनाथ की आप बात कर रहे हैं, बद्रीनाथ में भी हमारी जिस प्रकार से हमारा जो आंकड़े रहे बहुत नजदीक थे, लेकिन कई चीजें होती है, हम लोगों ने, जनता ने जो भी हमें आशीर्वाद दिया, हमने उसको सर माथे लिया। और अब जो केदार घाटी की मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मातृशक्ति ने जिस उत्साह से हम लोगों को वोट किया है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने। चलिए, मातृशक्ति ने वोट किससे किया है? दावे तो बीजेपी के भी हजार हैं और कांग्रेस पार्टी के भी कई दावे हैं। गरिमा दसौनी जी, मातृशक्ति ने किसे आशीर्वाद दिया है? मैं तो कहूँगी कांग्रेस पार्टी को बुजुर्गों का भी, कांग्रेस पार्टी को युवाओं का साथ भी चाहिए। तो हमें तो 90,000 वहाँ के जो वोटर हैं, हम तो हर एक से दोहरे गए। हमने तो हर एक के आगे नतमस्तक होकर अपने कार्य गिनाए और भारतीय जनता पार्टी की कमियों को उनके सामने उजागर किया। अब भाजपा बताए कि ये जो दावा है जीत का, इसका आधार क्या है? इसका आधार क्या ये है जो आपने यहाँ महिला अपराध में हमें नंबर 1 बना दिया 9 हिमालयी राज्य में, क्या इस आधार पर वोट मांगा था? या युवाओं को जो बेरोजगारी का आंकड़ा आपने 45-50 साल का तोड़ दिया, 40,000 आज बैकलॉग है हमारे पास जो रिक्त पद पड़े हुए, लेकिन हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जंगली जानवरों का आतंक है, पलायन धड़ल्ले से हो रहा। क्या किया पलायन के लिए इन्होंने? इनसे पूछिए कितने स्कूल, कितने अस्पताल। मतलब इनके भाषण में भाजपाइयों के केदारनाथ के चुनाव प्रचार के दौरान यदि भाषणों की शोभा इनके द्वारा बनाए गए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल होते तो हमको भी अच्छा लगता। तो गरिमा दसौनी जी, क्या 2013 की त्रासदी याद नहीं? नहीं, मुझे याद है। इनको याद करना चाहिए कि जो अपराधी है, जो विलेन है 2013 के आपदा का, नीरज कोहली जी यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी ने तो उनको सजा दी। जिस तरह से 2013 की आपदा को मिसहैंडल किया गया, मिसमैनेज किया गया, उसके लिए हमारे हाईकमान ने तुरंत बर्खास्त कर दिया मुख्यमंत्री पद से विजय बहुगुणा को और ताजपोशी कर दिया हरीश रावत जी की। हरीश रावत जी ने खुद को प्रूव भी किया, साबित भी किया। बिना आज देखिए कि किस तरह से के बाद वो तमाम जो मौतें हुई, वो सब नहीं, मैंने कहा ना, वो विजय न्याय मिल जाता है लोगों को। सुनीता विद्यार्थी जी, बहुगुणा जो अपराधी है केदारनाथ की जनता का, वो विजय बहुगुणा के घर में बैठा हुआ है। इन्होंने इनाम स्वरूप को अपनी कोर्ट में बैठा दिया। इसका परिणाम हम सबने देखा है और इसके वक्त में अभी हरे भी नहीं हुए थे। हरे थे जब हरीश रावत ने आंखें बंद करके प्रदेश को देखने की बात कही थी। तो ये किस प्रकार से सौदा लगाती है कांग्रेस पार्टी? पहले भी बता इंदिरा गांधी के टाइम से ले रहे, राजीव गांधी के टाइम से ले रहे, नेहरू गांधी के टाइम से ले रहे। कृपया इसको बार-बार याद दिलाना पड़ता है कि केदारनाथ का टॉपिक और केदारनाथ पे बोलना है। मैं निवेदन के साथ कहना चाहती हूँ, केदारनाथ के नेताओं ने सर पे कफन मारकर उत्तराखंड आने की बात कही। इनके नेताओं ने कफन छोड़
उड़ा फूका, इनके नेताओं ने 10 साल तक यात्रा नहीं हो सकती, यात्रा इनके नेताओं ने सदन में कहा, 5 दिन तक सदन चलने नहीं दिया इनके नेताओं ने। लेकिन ना सिर्फ अपने दल में लिया बल्कि उनको स्टार प्रचारक बना दिया, स्टार प्रचारक केदारनाथ का। लेकिन विजय रघुवंश हिम्मत नहीं कर पाए केदारनाथ जाने की, क्योंकि सारी बातें मार के लगा दी और विजय रघुवंश के बेटे को उन्होंने बना दिया केदारनाथ चुनाव का प्रधानमंत्री जब बनाया तो केदारनाथ की जनता के जख्म जो है वो भरे हो गए। एक बार फिर खाओ और खाले उनको याद आ गए। और सुनीता जी, गरिमा दसौनी जी कहना चाहती है कि 2013 के जो जख्म थे 2024 में हरे हो गए, इसके बाद ये उपचुनाव। प्रभारी मंत्री उस विजय बहुगुणा के बेटे को बनाया गया जो अपराधी है केदारनाथ। ऐसे लोग ये हरत सिंह मेहनत को कितना बुरा भला बोलते थे, आज उनकी गोद में उठा के घूम रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इनके चार चरित्र और चेहरा कि केदारनाथ की बात होगी। मैडम प्लीज मैडम, आप भटक रही है, आप भटक रही मैडम। आप भी राजेंद्र भंडारी को राजेंद्र भंडारी आपकी गोद में है, वो राजेंद्र भंडारी जिन्होंने बद्रीनाथ में आपके प्रदेश अध्यक्ष को पटकनी दी थी और हरा दिया था, वो आपकी गोद में बैठे हैं। यहाँ पूरे प्रदेश के नेताओं की चर्चा करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। रावत जी का भी केदारनाथ के चुनाव से मुझे नहीं लगता कोई लेना देना है। बात करिए केदारनाथ चुनाव से करिए ना, कैसे आपने छोटे छोटे युवाओं को लाठियां चलाई, आपने किस तरह से अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिया, आपने किस तरह से जंगली जानवरों के आंखों से निजात नहीं दिलाई, आपने आज तक जो है महिला अपराध में होने वाले बनाओगे विद्यार्थी जी, गरिमा दसौनी जी मान्यताओं के साथ खेलोगे। ठीक है गरिमा जी, सुनीता जी खिलवाड़ किया, मुद्दे से नहीं भटकिए। नीरज कोहली जी, मतदान खत्म हो चुका है, परिणाम की बारी है। क्या बद्रीनाथ का बदला बीजेपी ले पाएगी केदारनाथ में? बिल्कुल नहीं। ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों जो हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव हुए, बड़े बड़े सर्वे और बड़े बड़े एग्जिट पोल फ्लॉप हो गए, राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियां फेल हो गई। तो इसलिए इस तरह की कैलकुलेशन निकालना और कहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मतदाताओं की नब्ज को टटोलना सबसे कठिन काम होता है, सबसे मुश्किल काम होता है। इतना जरूर कह सकता हूं कि ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है और बहुत करीब। मुझे ऐसा लगता है कि कल तक की जो पोजीशन थी बहुत क्लोज फाइट में है। चुनाव जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये तो मतपेटियों में बंद हो चुका है। 23 तारीख को खुलेगा पिटारा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ, मैंने बहुत कम बार देखा है कि किसी उपचुनाव में कोई सरकार या राजनीतिक दल जिस उपचुनाव से एक सीट की हार जीत से सरकार की सीट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन ये अपने आप में प्रदेश की सियासत और देश की सियासत के लिहाज से ये चुनाव बड़ा अहम है। सब लोग जानते हैं कि बीजेपी ने पहले अयोध्या का चुनाव खोया, फिर बद्रीनाथ खोया और अब केदारनाथ, जो कि सीधा सीधा प्रधानमंत्री की आस्था से जुड़ा हुआ धार्मिक स्थल है। तो लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने भी आखिरी समय में बड़ा पूरी की पूरी। क्या सुनीता जी, हिंदुत्व का जो कार्ड है भाजपा के पास वो काम नहीं कर रहा? क्योंकि बद्रीनाथ, अयोध्या, अब केदारनाथ की बारी है। हालांकि 23 नवंबर को तस्वीरें साफ भी हो जाएंगी। देखिए ऐसा है, हमारे लिए हिंदुत्व कोई कार्ड नहीं है, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, अपने धर्म के प्रति होने के चाहिए। नहीं तो वो पशु समान है, लोग है जो अपने धर्म के प्रति सजग नहीं है। दूसरी बात, बार बार फैजाबाद लोकसभा कंस्टिट्यूंसी को अयोध्या कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारे भगवानों का अपमान करने में कभी पीछे नहीं रहते। अयोध्या बार बार हरा दिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वहाँ पे श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा 500 वर्ष। लेकिन वो अयोध्या की सीट पर हमारी पार्टी के दौरान हुआ, हमारे प्रयासों के। लेकिन सुनीता जी भूलिए मत, उस अयोध्या की सीट को विपक्षी पार्टियों ने किस तरीके से बुनाया था। देखिए ऐसा है, याद करने वाली बात तो वो है। और वहाँ भी सरयू नदी जो बहती है उसके एक भी बस स्टैंड कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाकर दिया था। लोग जो चलती बसों में चढ़ते उतरते थे, कोई विकास नहीं है करते थे। जो भी हमारे ऐसे ध्वनि फल है
आप भी बद्रीनाथ की बात कर ले, ज्योति मठ की बात कर ले, मैंने बार बार कह रही हूँ, इनका विकासकारी इन्होंने हमारे धार्मिक कार्य में कितना सहयोग किया, कितने वर्षों इन्होंने राज किया, कितने इन्होंने हमारे मंदिर तलखने दिए। और अगर हमको आप कहते हैं कि हिंदुत्व का कार्ड है, तो ये हम शीना ठोक के बोलते हैं, हमारी श्रद्धा है और हम अपने मंदिरों के लिए लड़ेंगे, कटेंगे, हमें कोई डर नहीं है किसी चीज का। लेकिन गरिमा दसोनी जी, धर्म पर राजनीति करने वालों को वो आस्था है जिसको हिंदुत्व कार्ड के बारे में जो विपक्षी पार्टियां हमलावर नजर आती है, आस्था की बात करती है बीजेपी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दल आस्थाओं के लिए चुनाव राजनीति में आते हैं। आपको आस्था है तो आपने अपने धर्म के प्रचार और ये आचार्य ये बड़ा अच्छा है कि उनको मठों में, मंदिरों में, आश्रमों में रखोगे, अपना आप घर घर धर्म के प्रचार के लिए घुस जाओगे। आपको तो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए चुना गया है, आपको कोई धर्म के प्रचार के लिए चुना गया है, आपको तो विकास करने के लिए चुना गया है। जब आप रास्ते से भटक जाओगे आप राजनीति करना पड़ेगा। जनता ने बताया है, जनता ने, बद्रीनाथ की जनता ने कि हमारे रोजगार हो तब सत्ता में रहोगे, हमें जंगली जानवरों से बचाओ तब सत्ता में रहोगे। नहीं देखिए, इन्होंने केवल अंकिता भंडारी का इन्होंने शहजादी रावत जी का भी अपमान किया। आज तक जितने उपचुनाव हुए इन्होंने राज्यों को टिकट दिया, जनता जानती है भुगतना पड़ेगा। अपना एक वोट बैंक है, उसका भुगतना पड़ेगा। आखा नौटियाल जब 10 साल से मुस्लिम बनी हुई थी, उसका भुगतना पड़ेगा। तो इस बार केदारनाथ की जनता ने बता दिया है कि रावत को ही बनाना है। और मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ दिखाने को, बनाने को होता तो वो मैंने कहा ना, गरिमा जी, सुनीता जी, एक एक करके बैठिए, घुस बैठिए और जिहाद से बयान मुख्यमंत्री देश के अंदर कहीं नहीं जाते हैं, माँ बेटियों के साथ कर नहीं जाएंगे मेरे घर से लेकर। अरे क्या जरूरत है घुस बैठियों की? आपके अपने दल के लोग कर रहे हैं, इनसे चंपावत का मंडल है, चलिए सुनीता जी, मातृशक्ति का इस पूरे मतदान में अहम योगदान होगा। सवाल यही है क्योंकि महिला सुरक्षा पर विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टियां आपको लगातार घेर रही है, बैकफुट पर कैसे? मातृशक्ति ने घर घर वोट इसलिए आप दिया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, हरीश रावत के पास जब गांव की ग्रामीण महिलाएं रोजगार मांगने जाती थी तो वो ये कहते थे बहुत बड़ी बात होता है, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ब्रांडिंग करने का जो काम किया, उसका आशीर्वाद जनता हमको दे रही है। गरिमा दसोनी, मात्र 1 साल में हरीश रावत जी ने जो वहाँ की यात्रा शुरू की है, वो जनता जानती है, गढ़वाल की जनता, कि आर्थिकी को कितनी बड़ी चोट पहुंची थी जब केदार आपदा आई थी। सारे परिवार तहस नहस हो गए, उनकी खत्म हो गई। चलिए, केदारनाथ आपदा की बात कर ही रहे हैं तो नीरज कोहली जी 2013 के बाद, ठीक है सुनीता जी सुन लीजिए, सुनीता जी ठीक है, नीरज कोहली जी 2013 के बाद केदारनाथ की तस्वीरें 2024 तक कितनी बदल गई है? नहीं देखें, पिछले 11 सालों में तो बहुत कुछ बदला है। ऐसा नहीं पूरे प्रदेश में बदला है, और विशेष तौर पर केदारनाथ जी के तो इसलिए कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि सीधा सीधा प्रधानमंत्री की आस्था से जुड़ा हुआ धार्मिक स्थल है। सबको मालूम है कि वो बद्रीनाथ और केदारनाथ पीएम मोदी आते रहते हैं समय समय पर आशीर्वाद लेने के लिए, और वहाँ जो डेवलपमेंट का, रीडेवलपमेंट के जो कार्यक्रम चले हैं, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं। डेवलपमेंट हुआ, विकास भी हुआ, और बहुत सारी चीजें, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे धार्मिक स्थल के आसपास की बात करें, ये सब चीजें तो हुई है। लेकिन जो सरकार रहती है उसके खिलाफ भले काम कितना भी कर ले, लेकिन आप ये भी समझ सकती है कि एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है।
क्योंकि अभी जो मुद्दे हैं इस चुनाव में वो ये था कि चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्था थोड़ी सी रही, मुआवजे के बंटवारे में मंदिर का विवाद जो दिल्ली में गूंजा, ये सब इशू जो थे ये विधानसभा चुनाव में काफी। गरिमा जी कुछ अच्छा भी सुन लीजिए प्रदेश के बारे में, जो विकास काम हुए। हाँ। ये कह रहे हैं थोड़ी सी अव्यवस्था रही, मैं थोड़ी सी अव्यवस्था पर प्रकाश डालूं। 8 लाख यात्री कब हो गए चारधाम यात्रा? 8,000 यात्री, 1000 नहीं कह रही, 8 लाख यात्री। और तो और कितने मवेशी रह गए, कितने लोग रह गए, कितनों की प्रॉपर्टी को कितना नुकसान हो गया, आज ये बताएंगे। संख्या नहीं ले पाई है सरकार ने मृतकों की यात्रा यात्रा के दौरान सरकार ने सरकार ने क्यों नहीं दिया? खड़े होने के लिए विरोध में जाना है, सारे मंत्री चुनाव है, जो काम हुए लेकिन कमियां तो आप नहीं है, मुझे भी नहीं उठा पाते हो। जिस व्यक्ति को प्रॉफिट होता था, अगर उसका प्रॉफिट 5 से 7 लाख ज्ञान देना और आचार संहिता का उल्लंघन करके लोगों को सूट करा हुआ जितना भी चीज है बरगलाना, ये आपका काम दिखाएगी। ठीक है सुनीता जी, गरिमा दसोनी जी, ईवीएम में फैसला कैद हो गया है, जनता क्या कुछ चाहती है उसने डिसाइड कर लिया है, फैसला अब कैद हो गया है, 23 नवंबर को तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। सुनीता जी, जनता आपके लिए क्यों फैसला लेगी ये बताइए। जिस प्रकार से जनता के लिए मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वहाँ के वहाँ पे बीमार हुई तो जिम्मेदारी जनता की माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली। प्रत्येक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद मॉनिटरिंग करी। आप देख रहे हैं कि गैर शहर में जहाँ पे ये लोग सत्र नहीं लगाते, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ के लगातार कर रहे हैं, प्रवास लगातार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो बच्चों को फैसिलिटी देहरादून में मिल रही है वो केदार घाटी के बच्चों को मिले। वहाँ के स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, शिक्षा, रोजगार और सीमांत क्षेत्रों में। चलिए अब सुनीता जी, किन मुद्दों पर जनता ने वोट किया है ये तो 23 नवंबर को ही जो तस्वीरें वो साफ होंगी। नीरज जी, जिस तरीके से ये तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा मुद्दा उठाया गया, खासतौर पर पलायन का ये मुद्दा, ये कितना असरदायक रहेगा, खासतौर पर बीजेपी को ये कितना नुकसान पहुंचाएगा? श्रुति देखें, ये तो आरोप प्रत्यारोप का तो दौर ही खत्म हो गया। जब वोटिंग हो गई हाँ। तो इसका मतलब जनता ने जो जनादेश देने का जो आशीर्वाद देना था वो दे गया और वो पेटियों में बंद हो गया। किसको आशीर्वाद दिया, किसको नहीं दिया, वो 23 तारीख को पिटारा खुलेगा, आपके और हमारे सबके सामने आ जाएगा। कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए जनता ने उनको एक्सेप्ट किया, या सरकार ने जो अपनी उपलब्धियां गिनाई जनता ने उसको स्वीकार किया, और 2 दिन के बाद ये पिक्चर सामने आ जाएगी। और आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही है, कोई भी चुनाव हो, विपक्ष हमेशा सरकार पर वार करता है और सत्तारूढ़ दल हमेशा उसका कोई ना कोई हार का कोई ना कोई रास्ता ढूंढती रहती है, विकल्प ढूंढती रहती है कि किस तरीके से उस काउंटर पे जो है काउंटर करना है उस वार पे। तो ये दोनों ये तो चलता रहता है। लेकिन ये बिल्कुल महिला सुरक्षा का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, किस मुद्दे पर जनता ने वोट किया है, जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद किया है, 23 नवंबर को वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी आप सभी का। सुनीता विद्यार्थी जी, गरिमा दसोनी जी, नीरज कोहली जी, चर्चा में बने रहने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो केदारनाथ की जंग अब खत्म हो चुकी है, मतदान खत्म हो चुका है, जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। 23 नवंबर की वो तारीख जब जनता ने क्या कुछ जनादेश दिया है उत्तराखंड के लिए, केदारनाथ के लिए, क्योंकि केदारनाथ के नतीजे देश की सियासत पर भी असर डालेंगे। ऐसे में जनता का यह जनादेश केदारनाथ के साथ साथ देश के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 23 नवंबर को क्या कुछ जनता का जनादेश आता है। बहुत आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।